डियर स्टूडेंट कोलीग्स लॉयर्स अस्सलाम वालेकुम। सिविल लॉ के अंदर पंजाब रेंटल प्रिम्स डायरेक्ट 2009 जो है उसको हमने स्टार्ट किया था और उसके पहले लेक्चर के अंदर उसकी डेफिनेशंस जो हैं उनको हमने डिस्कस किया था। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ द क्रिएशन ऑफ द टेनेंसी, कि जो मुआहदा है माबैन मालिक और किराएदार का वो कैसे उसको लिखा जाता है और उसके अंदर क्या बुनियादी चीज़ें हैं या बुनियादी जो पॉइंट्स हैं वो उस मुआहदे के अंदर आपने तहरीर करनी है। और उसके बाद क्या वो मुआहदा जो है मालिक और किराएदार का वो रजिस्टर्ड होना भी ज़रूरी है कि और कहाँ पे रजिस्टर्ड होता है। और उसके बाद फिर जो किराए के मामलात हैं कि किराया का डेट क्या होगी, किस तारीख़ के ऊपर जो है किराया मालिक मकान को मिलेगा और किराएदार अदा करेगा, और फिर उस किराएदार किस तरीक़ा के साथ जो वो किराया है वो मालिक मकान को देगा। तो ये तमाम चीज़ें इस लेक्चर के अंदर जो हैं ये तमाम चीज़ें हम देखेंगे कि मुआहदा कैसे फॉर्म कहते हैं, कैसे मुआहदा लिखा जाता है और उस मुआहदा के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखनी ज़रूरी हैं और उसकी जो पैसे हैं, जो किराए की रकम है वो मालिक को कैसे देनी है और उसका क्या तरीक़ाकार हो और उसका वक्त क्या होगा। तो इसका जो सबसे पहला है कि ये जो मुआहदा है मालिक मकान और किराएदार के दरमियान, इसमें सबसे पहला जो है ये ज़रूरी है कि ये मुआहदा लिखा जाना चाहिए। इसका जैसे मैंने लास्ट के अंदर बताया कि टेनेंसी एग्रीमेंट इन राइटिंग फॉर्म के अंदर होना चाहिए। तो राइटिंग फॉर्म के अंदर लिखा हो और जो मालिक मकान है वो उस मुआहदा को रेंट रजिस्ट्रार के सामने पेश करे। रेंट रजिस्ट्रार जो है वो उस टेनेंसी एग्रीमेंट जो है उसके पार्टिकुलर्स जो हैं उसके ऊपर जो लिखा हुआ है मुआहदे के ऊपर जो शराइत लिखी हुई हैं, किराएनामे की जो शराइत हैं, उन शराइत को अपने पास रखे हुए रजिस्टर में दर्ज करेगा और दर्ज करने के बाद अपनी जो ऑफिशियल मोहर है, स्टैंप है, वो टेनेंसी एग्रीमेंट के ऊपर लगाएगा और उसकी एक जो कॉपी है वो अपने पास रखेगा और जो उसका ओरिजिनल एग्रीमेंट है, जो असल इस्लाम है, जो असल पेपर है जिसके ऊपर मुआहदा लिखा हुआ है, वो वापस मालिक मकान को कर देगा। तो ये उसका तरीक़ाकार है। बाकायदा तौर पर जो रेंट रजिस्ट्रार है वो उसके पास जो है मुआहदा है वो तस्दीक कराना है। अब उसके बाद ये तो है कि मुआहदा जो लिखना है वो रेंट रजिस्ट्रार के पास तस्दीक करवाना, उसके पास मालिक पेश करेगा और मोहर लगवा के असल जो है वो वापस ले आएगा। ये इंतहाई मैंडेटरी है। अब अगर मैंडेटरी प्रोविजन जो है उसको वायलेट किया जाता है और कोई रजिस्टर्ड नहीं करवाता तो उसकी आगे रेमेडी है जो कि सेक्शन 9 के अंदर हम उसको पढ़ेंगे आगे दफ़ा 9 के अंदर। अब जो उसके कंटेंट हैं एग्रीमेंट के, जो टेनेंसी एग्रीमेंट होगा उसके कंटेंट से मुराद उसके अंदर शराइत कानूनन तौर पर क्या लिखनी ज़रूरी हैं, तब वो मुआहदा जो है किरायानामा जो है वो इफ़ेक्टिव होगा, तब मुअस्सर होगा। सबसे पहली जो चीज़ है कि मालिक मकान और जो किराएदार है उनके कवायफ लिखे जाने चाहिए कि उसका नाम क्या है, उसके वालिद का नाम क्या है, पेशा क्या है, उम्र क्या और सकूनत क्या है, मालिक मकान की लिखी जाएगी और साथ किराएदार की यही नाम, वल्दियत, उसका पेशा और सकूनत जो है वो कहाँ पे रिहाइश है, ये दो चीज़ें लिखनी ज़रूरी हैं मुआहदे के ऊपर। पहली बात। दूसरी बात जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रीमिसेस, मतलब क्या कि जो बिल्डिंग है जो किराए पे दे रहा है उस बिल्डिंग की तफसील लिखनी है। अगर मकान है तो मकान की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, उसमें कमरे कितने हैं, बरामदा है, बाथरूम है, किचन है, उसका दरवाज़ा है, गेट है। अगर कोई कमर्शियल है, दुकान है, तो दुकान की स्पेसिफिकेशन लिखनी है कि दुकान कितनी लंबी है, उसका साइज़ क्या है, किस रोड पे है, किस मोहल्ला में है, किस जगह पे है, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी। अगर कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल या कोई स्टोर है, गोडाउन है, वो सारी चीज़ें, कोई भी उसकी जो स्पेसिफिकेशन है उसकी तमाम जो मकान है या प्रॉपर्टी है उसकी तफसील जो है वो डिस्क्रिप्शन जो है उस एग्रीमेंट के अंदर तफसील देनी है। दो चीज़ें। तीसरी बात पीरियड ऑफ टेनेंसी। पीरियड ऑफ टेनेंसी से मुराद क्या है कि कितने अरसे के लिए ये मुआहदा जो है वो आप लिख रहे हैं। कानूनन तौर पर 11 माह के लिए लिखा जाता है, लेकिन ज़्यादा माह के लिए ये है कि उसको लिखा जा सकता है। उसके अंदर पीरियड स्पेसिफाई करना है कि 1 माह का है, 5 माह का है, 6 माह का है या 11 माह का है या 2 साल का है, 5 का, कितने साल के लिए या कितने अरसे के लिए जो है वो मुआहदा तहरीर किया जा रहा है।
नेक्स्ट जो इसका फोर्थ वन है कि रेट ऑफ रेंट, रेट ऑफ जो इन्हेंसमेंट ड्यू डेट है, और मोड ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट। तीन चीज़ें इस पॉइंट के अंदर आपने लिखनी है कि रेंट जो है, जो किराया है, एक माह का या माहाना या सालाना कितना किराया तय हुआ है। दूसरा जो है उसके अंदर उसकी इजाफा कितना होगा, 10% इजाफा होगा, 15% होगा, 20% इजाफा होगा सालाना, माहाना इजाफा कितना होगा, इन्हेंसमेंट आपने लिखनी है। और मोड ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट लिखना है कि उसका तरीक़ाकार क्या होगा। तरीक़ाकार मोड का आगे हम फिर उसको डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके के साथ जो है रकम जो है वो किराएदार जो है मालिक मकान के हवाले करेगा। तो नेक्स्ट फिफ्थ वन जो है, पार्टिकुलर्स ऑफ द बैंक अकाउंट ऑफ द लैंडलॉर्ड इफ द रेंट इज टू बी पेड थ्रू ए बैंक। अगर बैंक के थ्रू रेंट जो है वो पे करना है किराएदार ने मालिक को, तो उसका जो तरीक़ाकार ये है कि पार्टिकुलर ऑफ बैंक अकाउंट, अकाउंट का जो तफसील है वो रेंट एग्रीमेंट के अंदर आपने तहरीर करनी है कि जो रेंट का जो टेनेंसी का एग्रीमेंट लिख रहे हैं उस मुआहदा के अंदर जो उसकी बैंक अकाउंट है, कौन सा बैंक है, ब्रांच कोड क्या है, किस जगह पे सिचुएट करता है, उसकी तमाम जो डिटेल हैं यू हैव टू पुट इन दैट टेनेंसी एग्रीमेंट। उसके अंदर आपने ज़रूरी शर्त है ये भी आपने तहरीर करनी है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट इसके अंदर पॉइंट नेक्स्ट है वो है कि पर्पज ऑफ विच द प्रीमिसेस इज लेट आउट। वो मकसद आपने लिखना है कि किस मकसद के लिए ये जो मकान है वो किराए पे दिया जा रहा है। मिसाल के तौर पे किसी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए है कि दुकान, कोई इंडस्ट्रियल यूनिट लगाना है उसके लिए मकान है, कोई रिहायशी के लिए मकान है कि वहाँ पे रिहाइश अख्तियार करना है, कोई एजुकेशन का इदारा बनाना है, कोई और उसका जो पर्पज़ है, जिस पर्पज़ के लिए मकान जो है किराए पे दिया जा रहा है वो पर्पज़ लिखना एग्रीमेंट के अंदर ज़रूरी है। उस पर्पज़ को लिखना ज़्यादा ज़रूरी है, वो पर्पज़ नहीं लिखेंगे तो उसका अल्टीमेट इफेक्ट होगा। नेक्स्ट जो इसके अंदर है कि अमाउंट ऑफ एडवांस रेंट सिक्योरिटी और पगड़ी इफ एनी, कि अगर कोई एडवांस अमाउंट है, 1 साल का पूरा ही किराया एडवांस दे दिया, या सिक्योरिटी की मद में वो कहते हैं कि 3 माह का किराया जो है हमने तो एडवांस सिक्योरिटी लेनी है, या पगड़ी की कोई अमाउंट है, तो इनमें से कोई भी चीज़ है तो वो भी आपने उस टेनेंसी एग्रीमेंट के अंदर तहरीर करनी है, ये कानूनन लाजमी है। अब उसके बाद अगर मुआहदा के अंदर आपने जो टेन्योर है एक अरसा मुतय्यन कर लिया, मिसाल के तौर पे एक मुआहदा आपने लिख लिया 5 साल के लिए, लेकिन उसका रेंट जो है 1 साल का आपने मुख्तस कर दिया, बाकी 4 साल का रेंट आपने मुख्तस नहीं किया, तो मुआहदे के तहत जितना अरसा पिछला जो किराया आपने अदा किया है किसी किराएदार ने मालिक को, तो उस अरसे का ही कंसीडर होगा कि अगले 4 साल भी उसने यही किराया पे करना है। तो टेन्योर जो है वो फिक्स हो जाए, लेकिन अमाउंट जो है उसका फॉर सर्टन टेन्योर के लिए या सर्टन पीरियड के लिए जो उसका जो पार्ट ऑफ टेन्योर है उसके लिए कोई एक रकम आपने तय की, लेकिन बाकी के लिए नहीं तय की, तो पिछले अरसे वाली कंसीडर होगी, नेक्स्ट जो रिमेनिंग टेन्योर है उसके लिए भी। उसके बाद अब ये चीज़ें हैं कि ये 6-7 पॉइंट जो हैं ये आपने तो मुआहदे के अंदर आपने हर सूरत में लिखने हैं। उसके बाद है कि पेमेंट ऑफ रेंट के बारे में, कि रेंट अदा कैसे होगा मालिक मकान को। मालिक मकान को जो डेट में एक पहली शर्त तो ये है कि अगर मुआहदा किराएदारी जो है उसके अंदर एक डेट आपने फिक्स कर ली मालिक मकान और किराएदार ने, तो उस डेट फिक्स के ऊपर जो रेंट है वो टेनेंट जो है किराएदार जो है वो मालिक मकान को दे देगा। अगर डेट फिक्स नहीं की थी तो फिर उसके बाद क्या है कि जो उसकी मंथ है, जो भी फॉलोइंग मंथ होगा उसकी 10 तारीख से पहले आपने रेंट पे करना है। कानून ये है कि 10 तारीख तक जो किराया है वो किराएदार ने मालिक को हवाले कर देना है। उसके बाद अगर मोड उसके बाद आ जाते हैं कि मोड के तरीक़ाकार क्या होगा। तरीक़ाकार ये है कि अगर तो तरीक़ाकार लिखा है उसके अंदर एग्रीमेंट के, तो उस तरीक़ेकार के तहत पैसे हो जाएंगे। अगर नहीं है बैंक अकाउंट दे देना है, बैंक अकाउंट के थ्रू चले जाएंगे। अगर बैंक अकाउंट भी नहीं है तो उस सूरत में मनी ऑर्डर या पोस्टल जो है डिपॉजिट इन द बैंक हो जाएगा। तो ये मोड हैं 2 या 3 जो भी हैं, इनके तहत जो है पैसे जो हैं वो
किराएदार जो है वो मालिक मकान को दे देगा। तो ये उसकी रिक्विजिट्स हैं मेन, ये इम्पोर्टेंट है जो आपने मेंशन करने हैं एग्रीमेंट के अंदर। उसके बाद अगर जैसे हमने किसी भी जो एग्रीमेंट है उसने रजिस्टर्ड करवाना था रजिस्ट्रार के पास या दूसरी कोई शराइत ऐसी एग्रीमेंट की वो ना मानी, तो इफ़ेक्ट ऑफ नॉन कंप्लाइंस का सेक्शन 9 है, जिसके तहत 2 जो पेनल्टीज़ हैं वो रखी गई हैं। एक पेनल्टी किराएदार के ऊपर है और दूसरी पेनल्टी जो है वो मालिक के ऊपर है। किराएदार के ऊपर पेनल्टी ये है कि अगर उसने जो वो एग्रीमेंट है वो रजिस्टर्ड नहीं करवाया और उसने रेंट ट्रिब्यूनल के पास कोई ना कोई उसकी वैल्यू के हवाले से या कोई ना कोई उसका इशू है, उसने रेंट को दरख्वास्त देनी है, तो उस सूरत में 5% जो या उसके बराबर जो उसका एनुअल रेंट है उस प्रीमिसेस का, वो ट्रिब्यूनल के पास जमा करवाना, जो कि सरकारी ख़जाना के अंदर जमा होगा। अगर मालिक मकान ने वो नहीं किया, उसमें किया है, तो उस सूरत में मालिक मकान के ऊपर जो है 5% to 10% जो है वो उसके ऊपर पेनल्टी है। एनुअली रेंट की जो उसकी वैल्यू है प्रीमिसेस की, उसकी एनुअली जो उसकी वैल्यू है उसका 5 से 10% के दरमियान जो है रेंट ट्रिब्यूनल उसको जो पेनल्टी लगाएगा वो उसने परसेंटेज गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा करवानी है। तो ये नॉन कंप्लाइंस ऑफ जो अगर कोई आर्डर नहीं माना जाता, मुआहदा रजिस्टर नहीं करवाया जाता, तो फिर उसकी ये जो अमाउंट है किराएदार 5% जो है एनुअल रेंट का, और जो मालिक मकान है वो 5 से 10% के दरमियान जो अमाउंट है वो एनुअल उसमें डिपॉजिट जो है गवर्नमेंट का ट्रेजरी उसमें जमा करवाएगा। तो ये इसकी जो मुआहदा है कि ये कैसे तकमील को पहुंचता है, इसके अंदर चीज़ें क्या हैं, रकम जो किराया है वो अदा कैसे होना है, उसका तरीक़ाकार क्या होगा, उसको कितने वक्त के लिए ये मुआहदा लिखा जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हमने आज जो डिस्कस की हैं। इसके अंदर नेक्स्ट जो हम इंशाल्लाह टॉपिक पढ़ेंगे वो ओब्लिगेशंस ऑफ जो लैंडलॉर्ड है, मालिक मकान की क्या ज़िम्मेदारियां हैं, और फिर उसके बाद साथ ही जो किराएदार है उसकी क्या ज़िम्मेदारियां हैं, उसके हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मैं आपसे यही तवक्को रखता हूँ कि आप इस लेक्चर को सुनेंगे और इसके अंदर मज़ीद इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। आपकी आरा मेरे लिए बहुत कीमती है और इसके लिए आपने कमेंट करना है कमेंट सेक्शन के अंदर, जिससे मुझे पता चलेगा कि मेरा इसका जो कितनी प्रोग्रेस है और आपका कितना इसके अंदर इनपुट है। तो इन्हीं गुजारिशात के साथ मैं आज से इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन टू वॉच माई लेटेस्ट जो वीडियो ऑन दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अल्लाह हाफिज़।